So student, after completing the first part of the chromosomal mutation, that was heteroploidy, now come to the second part of chromosomal mutation, and that is chromosomal aberration. एक्चुअली हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन को शुरू में ही दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चरल चेंज, न्यूमेरिकल चेंज। न्यूमेरिकल चेंज हमने पहला पार्ट वही लिया हेटेरोप्लॉइडी, जिसमें हमने नंबर के रिगार्डिंग चेंजेस डिस्कस किए। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ एंड दैट इज द क्रोमोसोमल एबिरेशन, स्ट्रक्चरल चेंज। क्रोमोसोम के अंदर नंबर के अलावा जो और चेंजेस हैं, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिनको हम कहते हैं, उसमें स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं। क्रोमोसोमल एबिरेशन, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअली क्रोमोसोम का एक सीधा साधा लीनियर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंज हो सकते हैं कि कोई सेगमेंट उसमें से टूट जाए, जुड़ जाए, इस तरह की चीज़ें। वैसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज और इनफैक्ट इवन नंबर में भी चेंज की अगर हम बात करें, तो ये स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल जो क्रोमोसोमल चेंजेस हैं, दे आर वेरी कॉमन इन दोज टाइप्स ऑफ सेल्स इन विच देयर इज इन रैपिड सेल डिवीजन। ये ध्यान रखना कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन ज़्यादा उन सेल्स में होने के चांसेस होते हैं जिनमें रेगुलरली, रैपिडली, लगातार सेल डिवीजन होता है। तो जो कंटिन्यूस डिवाइड करने वाली सेल्स हैं, वहाँ जल्दी जल्दी काम होता है। तो ऐसे जल्दी जल्दी में कई बार क्रोमोसोम रिलेटेड चेंजेस आ जाते हैं, नंबर के चेंज या स्ट्रक्चर के चेंजेस तो बहुत इसी डिवीजन के दौरान ही आते हैं। सो चेंज इन द स्ट्रक्चर, और इसीलिए आप देखिएगा एनसीईआरटी में मैंने पहले भी कहा था, म्यूटेशन का जो टॉपिक है वो आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में थोड़ा सा दिया है, वहाँ क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात लिखी है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी जेनेटिक कोड के बाद दिया हुआ है, वहाँ जीन म्यूटेशन की बात लिखी। और उसमें जहाँ क्रोमोसोमल की बात लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ एक चीज़ लिखी हुई कि क्रोमोसोमल एबिरेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर वेरी कॉमन इन कैंसर सेल। एक्चुअली कैंसर सेल ही क्यों? तो कई बार ऐसा लगता है कैंसर के अंदर ऐसा कुछ होता होगा। बात कैंसर की यहाँ नहीं है। कैंसर के अंदर जो रैपिड सेल डिवीजन होता है लगातार, जिससे ट्यूमर बन जाता है, उस रैपिड सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं। और इसीलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहे तो भले हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि दे आर बीइंग मोर कॉमन इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स लाइक कैंसर सेल्स। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो ये चीज़ क्लियर है कि वो कैंसर सेल क्यों लिखना चाह रहे हैं। कैंसर सेल से मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस को हम एबिरेशन कहेंगे। दीज क्रोमोसोमल चेंजेस आर वेरी कॉमन इन रैपिड डिवाइडिंग सेल्स लाइक कैंसर सेल्स। नाउ अब हम जरा विचार करें कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंज में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्रोमोसोम एक बिल्कुल थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि हमारा पेन है। ठीक है, अगर हम टाइप को हम इजी वे में याद रखना चाहें तो हम वैसे समझें कि इसमें हम कर क्या सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी कैन डू इन दिस काइंड ऑफ जैसे क्रोमोसोम। तो एक सीधा चीज दिमाग में आती है कि भाई एक चेंज तो ये कि इसका एक कुछ सेगमेंट यहाँ से काट के हटा दें, कोई सेगमेंट कट कर दें, डिलीशन। और क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखिए इसमें भी दो पैटर्न है। जब आप एक क्रोमोसोम में चेंज करेंगे तो एक तो ये हुआ कि आपने क्रोमोसोम में चेंज किया, उससे बस वो एक ही क्रोमोसोम अफेक्ट हुआ, दूसरे किसी क्रोमोसोम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। ठीक है, और या फिर ऐसा चेंज जिससे कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो। अगर हम सिंगल क्रोमोसोम को ही अफेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या क्या चेंज करेंगे? तो एक जैसा मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम में हमने इसको डिलीट कर दिया। और क्या कर सकते हैं? अगर किसी के दिमाग में आ रहा कि जोड़ दें, तो जोड़ोगे तो सेगमेंट कहीं से लाना पड़ेगा ना, तो दो क्रोमोसोम डिस्टर्ब होंगे। अगर हम सिंगल क्रोमोसोम को इफेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ही चेंजेस हैं, आइदर यू शुड डिलीट इट, और या फिर इसको डिलीट करके इस टुकड़ों को रिवर्स ऑर्डर में उल्टा जोड़ दो। तो ये होता है इन्वर्जन। तो सिंगल क्रोमोसोम डिस्टर्बेंस तक की बात करें तो दो हो गए, डिलीशन मीन्स लॉस ऑफ ए सेगमेंट, एंड इन्वर्जन मीन्स अ सेगमेंट इज डिलीटेड एंड रीजॉइन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये दो तरह के चेंज हुए। अगर हम एक से ज़्यादा क्रोमोसोम को डिस्टर्ब करें तो फिर एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि एक का सेगमेंट काट के दूसरे पे लगा दो। ठीक है, अब एक का जब सेगमेंट कट करके आप दूसरे पे लगाते हो तो वो दूसरा वाला क्रोमोसोम क्या है, कैसा है, उससे टाइप डिसाइड होगा। जैसे एक क्रोमोसोम का सेगमेंट कट किया और उसी के होमोलोगस पर जाके लगा दिया। अब आपको पता होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या खास बात है।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम विच हैव जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, तो सेम कैरेक्टर के जीन है। और अगर हमने एक सेगमेंट कट करके होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही लगा दिया तो उस सेगमेंट में जिस कैरेक्टर के जीन जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उस सेगमेंट में जिस कैरेक्टर के जीन जा रहे हैं वो कैरेक्टर के जीन तो जिस क्रोमोसोम में जाके लग रहा है उसमें भी तो है नहीं, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है। तो एक सेगमेंट कट करके दूसरे क्रोमोसोम पे लगा, क्योंकि वो दूसरा वाला क्रोमोसोम पहले वाले का होमोलोगस था, तो वो जो सेगमेंट में जो जीन गए वो उसके पास भी थे। तो हुआ ये कि उस वाले में जहां वो ऐड हुआ जाके वहां कुछ जीन डबल हो गए। अगर एक का सेगमेंट दूसरे पर ट्रांसफर करोगे और वो दूसरा वाला अगर होमोलोगस हुआ तो उस पर कुछ कैरेक्टर के जीन डबल हो जाएंगे, और ये हमारा थर्ड टाइप का चेंज बनेगा, डुप्लीकेशन। समझ में आई बात? और या फिर ये हो सकता है कि एक का सेगमेंट कट करके दूसरे पे लगा रहे हैं और वो नॉन होमोलोगस है, तो नॉन होमोलोगस में तो कैरेक्टर और जीन में कोई सिमिलरिटी है भी नहीं, तो एक का सेगमेंट दूसरे पे लगा है और अगर वो नॉन होमोलोगस है तो इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन। सिंपल, एक से दूसरे पे ट्रांसफर होगी। इससे ज़्यादा हमें कोई और स्ट्रक्चरल चेंज नहीं मिलते। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैंने चार टाइप के क्रोमोसोमल एवोल्यूशन बताए। वन इज डिलीशन, वन इज इन्वर्जन, वन इज डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोम का सेगमेंट काट के हटा दें, डिलीशन। क्रोमोसोम का सेगमेंट काट के उसी पर उल्टा जोड़ दें, इन्वर्जन। क्रोमोसोम का सेगमेंट कट करके उसी के होमोलोगस क्रोमोसोम पे लगा दें, डुप्लीकेशन। और क्रोमोसोम का सेगमेंट कट करके नॉन होमोलोगस पे लगा दें, ट्रांसलोकेशन। तो ये चार टाइप के क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं इसमें डिलीशन। सबसे सिंपलेस्ट यही मानते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक सेगमेंट लॉस होना, इस लॉस का मतलब है कुछ जीन का भी, सेगमेंट के साथ कुछ जीन भी चले जाएंगे। सो देयर विल बी ए लॉस ऑफ ए सेगमेंट, और यू कैन से विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सम जीन्स। तो कुछ जीन का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए दो पैटर्न है। इसमें भी अगर हम दो पैटर्न बने, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक क्रोमोसोम बना रखा है, 1 2 3 4 जो लिखा है, ये सपोज कीजिए जीन है लीनियरली अरेंज्ड। अब डिलीशन कैसे हो सकता है? एक डिलीशन तो ये कि जैसे ये मान लो यहाँ का एक सेगमेंट ये कट गया, तो ये कट गया, 3 4 रह गया, और ये बाकी का यहाँ का एक हिस्सा कट गया, इसको हमने कहा टर्मिनल डिलीशन। ये इसका फर्स्ट टाइप हुआ। दूसरा, ये टर्मिनल ना हट करके बीच में से यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये देखिए 1 और ये 4 बीच का पार्ट कट गया, इसको बोलेंगे सेकेंड टाइप, इंटरकैलरी डिलीशन। तो जब डिलीशन होगा आइदर टर्मिनल और इंटरकैलरी, बिल्कुल एक टर्मिनल सेगमेंट कट जाए, सबसे सिंपलेस्ट यही है, सबसे इजी गोइंग है, या फिर बीच का एक सेगमेंट कट के निकल जाए तो इसको इंटरकैलरी कहें। कोई सा भी डिलीशन हो सकता है। डिलीशन का एक अच्छा एग्जाम्पल हमने ह्यूमन में देखा है। देखिए, जो एग्जाम्पल हमने आगे पढ़े हैं मैं उन्हीं को ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं। डिलीशन का जो एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको डिजीज के टाइम भी बताया था पिछले चैप्टर में, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्राइडू-चैट सिंड्रोम को सिंपली कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये याद होना चाहिए कि ह्यूमन के 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में डिलीशन होने से ये होता है, इसमें कुछ जीन का लॉस हो जाता है, जिससे चाइल्ड का लेरिंग्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता और उसकी साउंड बदल जाती है। तो जब बच्चे का बर्थ होता है और वो रोता है तो उसकी वीपिंग साउंड बिल्ली के रोने जैसी, कैट क्राई जैसी आती है। ये इसका मेन सिम्टम है। 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में डिलीशन से कैट क्राई सिंड्रोम होता है, और ये डिलीशन का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन में। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या क्रोमोसोमल एवोल्यूशन में फर्स्ट टाइप हुआ। नाउ कम टू द सेकंड टाइप इंवर्जन। नाउ इन दिस टाइप इंवर्जन में मैंने क्या बताया था, इन दिस अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड। एक क्रोमोसोम का सेगमेंट डिलीट होता है, फिर रीजॉइन होता है इन रिवर्स ऑर्डर। तो सेगमेंट गेट डिलीटेड एंड रीजॉइन इन रिवर्स ऑर्डर। ये जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंज है ये सबसे कम हार्मफुल, इसमें जीन का कोई लॉस नहीं हुआ। देयर विल बी नो लॉस ऑफ जीन। यहाँ क्या हुआ, ओनली द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम चेंजेस। बस जिस सीक्वेंस में लगे थे आपने काट के उल्टा लगा दिया तो रिवर्स हो गई सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस रिवर्स होने से जीन का एक्सप्रेशन अफेक्ट होता है, तो इस वजह से यहाँ थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटी आएगी और वैसे कुछ डिसऑर्डर बनेंगे। हालांकि ये बहुत रेयर केस में होता है और इतना ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा केसेस नहीं देखे थे, तो हमें एग्जाम्पल पे तो घर नहीं जाना। हाँ, लेकिन इन्वर्जन के दो पैटर्न हो सकते हैं, जैसे मैंने ये क्रोमोसोम बनाया बिल्कुल उसी तरह से वापस। एक इन्वर्जन तो ये कि यहाँ से ये सेगमेंट कटा और रिवर्स जुड़ गया, देख लो, तो ये वाला हिस्सा देखो रिवर्स हो गया, 1 2 की जगह 2 1 कर दी। तो इस तरह का एक ये हो सकता है कि देखिए 4 और 5 ये सेगमेंट कट करके यूं उल्टे जुड़ गए, ये 5 और 4 हो गए।
इन दोनों इन्वर्जन में खास बात यह है कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिफरेंस। जब आपने ये वाला पार्ट किया तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसको फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वर्जन कहेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। सेंट्रोमियर डू नॉट इन्वॉल्व सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है पैरासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है तो पेरीसेंट्रिक। सो इन्वर्जन में भी पैरासेंट्रिक पेरीसेंट्रिक टू टाइप्स, ठीक है। सेंट्रोमियर के एक तरफ ही हो जाए या विद सेंट्रोमियर हो, दो तरह के हो सकते हैं। तो डिलीशन और इन्वर्जन ये हुए दो सिंपल टाइप हमारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इन दिस सम जीन्स गेट डबल ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर कुछ जीन डबल हो जाते हैं। और ये डबल क्यों हुए? ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट, कि क्रोमोसोम का सेगमेंट रिपीट हो गया। क्रोमोसोम को देखने पे लग रहा है कि कुछ जीन उसमें डबल है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कुछ हिस्सा रिपीट हो गया हो तो डबल हो गए जीन। वास्तव में से रिपीट नहीं होता। एक्चुअली मैंने क्या बताया था, एक का सेगमेंट कट करके दूसरे पे लगाया और वो दूसरा वाला पहले वाले का होमोलोगस था, तो सेम कैरेक्टर के जीन होने की वजह से उस दूसरे वाले पर कुछ जीन डबल हो गए। अब थोड़ा सा याद कीजिए, होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर एक का सेगमेंट दूसरे पे जा रहा है तो होमोलोगस क्रोमोसोम में तो सेगमेंट वैसे भी एक्सचेंज होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में सेगमेंट का एक्सचेंज होना, ये तो सबको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये तो क्रॉसिंग ओवर में वैसे भी तो होता है। तो अब आप समझिएगा कि डुप्लीकेशन कैसे हुआ। एक्चुअली अलग से डुप्लीकेशन का म्यूटेशन अलग से नहीं होता। जब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है उसी दौरान अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली डुप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ एरर इन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की एरर है, ये प्रॉपर नहीं हुआ। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक जीन इधर से आया, उसी वही जीन दूसरा उधर से गया। सेम लोकस वाले आमने सामने जो जीन है वो प्रॉपरली एक्सचेंज होते, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मान लो इधर से जीन ए गया, उधर से जीन बी आ गया गलती से, तो एक्सचेंज तो हुआ लेकिन जीन गलत आ गया। तो इधर से ए जीन गया, उधर से बी आया, तो ए तो वहीं रह गया ना, तो ए डबल हो गया, इधर बी डबल हो गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसका जीन तो इधर आ गया, इधर से गया ही नहीं। इसको बोलते हैं अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। एक प्रॉपर इक्वल क्रॉसिंग ओवर में तो जो जीन इधर से गया उसी का जीन इधर से आएगा बस। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर में कुछ एरर हो जाए, वो अनइक्वल हो जाए, कोई दूसरे जीन एक्सचेंज हो जाए या एक तरफ से जाए, इन सब में डुप्लीकेशन हो जाए। तो जो हमने ये कहा ना कि एक का सेगमेंट काट के दूसरे पे लगा दिया, तो यहाँ अंदर कोई बैठा हुआ नहीं सेल में जो ये काम कर रहा है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान होने वाली एरर से वहीं से ये डुप्लीकेशन अराइज हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। इसका रीजन पूछा जाएगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन का रीजन होगा अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम बना रखा है, इसमें मैंने बिल्कुल सेम 1 2 3 4 जीन लिख रखा है, मैंने जानबूझ के इनका कलर चेंज कर दिया। अब अगर सपोज करो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है लेकिन वो प्रॉपर नहीं हुआ, तो देखिएगा क्रॉसिंग ओवर अगर प्रॉपर नहीं हुआ, एक तरफ से जीन आ गए दूसरी तरफ से गए नहीं, तो आप देखिए जिधर तो आ गए वहां तो डबल हो जाएंगे, डुप्लीकेशन। लेकिन जहां नहीं गए वहां क्या हो जाएगा, डिलीशन। तो जब भी डुप्लीकेशन होता है तो डिलीशन भी साथ में हो रहा है। एक क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन होगा तो दूसरे में डिलीशन होगा। डिलीशन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो हम पढ़ चुके हैं आगे। अब देखिए मैंने इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज बताई है, अलग अलग टाइप के कुछ डुप्लीकेशन। जैसे पहला एक केस दिया है, अब इसमें क्या हुआ, जैसे ये वाला जो क्रोमोसोम था इसके ये दो जीन इस पर आ गया, ये देखो ये कुछ आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, कलर इसीलिए चेंज किया, और फिर बाकी का ये जीन एज सच, मतलब इसका ये हिस्सा इस पर जाके लग गया, ठीक है, ये हिस्सा इस पर लग गया, तो ये जीन डबल हो गया 1 2 1 2। अब इसका इस पर चला गया तो यहाँ तो क्या हो गया, डिलीशन, वही टर्मिनल डिलीशन। तो इसलिए मैंने इसको शो नहीं किया है, सिर्फ इस वाले को बताया कि देखो इस पर जीन बढ़ गए, ठीक है। एक और दे रखा है कि इस पर जीन लगे लेकिन आप देखो ये रिवर्स ऑर्डर में लग गया, ये 1 2 था, ये 2 1 है, ठीक है। सबसे इजी गोइंग तो ये है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। ये जो होता है इसको बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम का मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो जिस सीक्वेंस में जीन है उसी सीक्वेंस में आकर अरेंज हुआ कंटिन्यूटी में 1 2 1 2 टेंडम। या क्या हुआ, टेंडम तो है लेकिन रिवर्स है, तो इसको बोलेंगे रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम तो है ना, डुप्लीकेशन वही कहीं हुआ कंटिन्यूटी में, ये तो उसी डायरेक्शन में हुआ, ये रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन डुप्लीकेशन कभी कभी यहाँ अलग से अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो जाए कि इसके ये दोनों जीन बीच में कहीं आके लग जाए,
तो जैसे देखो यहाँ लग गए बीच में, ये 1 2 3 4 के बाद यहाँ बीच में आ गए, यहाँ लग गए। अब यहाँ क्या हुआ, ये कंटिन्यूटी में नहीं है। देखो यहाँ तो क्या मिल रहे थे, ये दोनों कंटिन्यूटी में टेंडम, ये कंटिन्यूटी में यहाँ जीरो फिर वापस यहाँ रिपीट हुए, और ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस आर्म की बजाय इस आर्म में हो जाए, ये दोनों केस हो सकते हैं। ये टेंडम नहीं है, ये दोनों टेंडम है, इनको बोलेंगे डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। ठीक है, तो टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम एंड डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, 3 टाइप्स हो जाएंगे। तो अब देखिए मैंने सिर्फ जिसमें डुप्लीकेशन हुआ वही क्रोमोसोम बताया, दूसरा वाला जो रहेगा उसमें डिलीशन हुआ है कि एक के जीन दूसरे पे लग गए। तो डुप्लीकेशन के ये अलग अलग पैटर्न हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखनी, होमोलोगस क्रोमोसोम में जब क्रॉसिंग ओवर अनइक्वल और प्रॉपर नहीं हो तो डुप्लीकेशन होता है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है ड्रोसोफिला में, हमें स्टडी के दौरान मिला एक करेक्टर, बार आई करेक्टर इन ड्रोसोफिला। बार तो चलो साइंटिस्ट के नेम से है, बार आई करेक्टर का एक्चुअल मीनिंग है आई साइज ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की आइज के बारे में एक ब्रीफ आइडिया, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ड्रोसोफिला इंसेक्ट के अंदर आइज जो है वो कंपाउंड आइज होती है, और आप जानते हैं कंपाउंड आइज का मतलब छोटी छोटी यूनिट से मिलकर आइज बनती है। इन यूनिट्स को हम कहते हैं ओमेटिडिया, ओसिलाई। ठीक है, सो ड्रोसोफिला हैव कंपाउंड आइज, ग्रुप ऑफ ओमेटिडिया होते हैं। नाउ हाउ मच साइज ऑफ आई विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ओमेटिडिया। आँख कितनी बड़ी होंगी, साइज क्या रहेगी, वो नंबर ऑफ ओमेटिडिया पे डिपेंड करेगा। और इस नंबर को रेगुलेट करने का एक जीन है जो ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो पहले तो हमें इंफॉर्मेशन ये क्लियर होनी चाहिए, देयर इज अ जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला which regulate the number of ommatidia and thus regulate the size of eye। एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन है जो ओमेटिडिया के नंबर एंड साइज ऑफ आईज को रेगुलेट करेगा। ये तो बात होगी नॉर्मल कि ड्रोसोफिला में आईज के नंबर ऑफ ओमेटिडिया को रेगुलेट करने का एक जीन उसके एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अब हुआ क्या, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन जो नंबर रेगुलेट कर रहा है ओमेटिडिया के, ये डबल हो जाता है, इस जीन का नंबर बढ़ जाता है, तो हम देखते हैं ओमेटिडिया का नंबर आइज में कम हो जाता है। ये एक इनवर्स रिलेशन है, इसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ये जीन का नंबर इंक्रीज होगा ये डबल होता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो ओमेटिडिया के नंबर डिक्रीज होंगे। इनवर्स रिलेशन, हर बार जरूरी नहीं कि जीन बढ़े तो करेक्टर भी बढ़े, कुछ रिवर्स फिनोमिनन भी होते हैं। ठीक है, और आइज छोटी होती जाएगी। इस पूरे फीचर को बार आई करेक्टर कहते हैं। ठीक है, it has been observed that when this gene get doubled or duplicated, the number of ommatidia decreases and the eyes become smaller and smaller। तो ये डुप्लीकेशन का इफेक्ट दिख रहा है कि जब ये जीन डबल हो जाता है या जब इसका नंबर इंक्रीज होता है तो आइज जो है वो ओमेटिडिया डिक्रीज होने लगते हैं, आइज छोटी होने लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल, और ये स्टडीड एग्जाम्पल है इसलिए हम बता देते हैं यहाँ पर डुप्लीकेशन। समझ गए? तो एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे पर ट्रांसफर हुआ, वो क्रोमोसोम होमोलोगस थे, तो ये क्रॉसिंग ओवर जैसा ही प्रोसेस हुआ लेकिन अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर है। नाउ उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में मैंने बताया था कि एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हुआ और वो दूसरा वाला नॉन होमोलोगस है। अब क्योंकि नॉन होमोलोगस के बीच में ट्रांसफर है तो जीन तो डबल नहीं होंगे। Simply translocation is transfer of a segment of chromosome on other non-homologous chromosome। एक क्रोमोसोम का सेगमेंट किसी दूसरे नॉन होमोलोगस पर ट्रांसफर हो जाए, बट देयर इज नो डुप्लीकेशन नाउ क्योंकि क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस है। अब आप देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम में तो बीच में एक्सचेंज या ट्रांसफर होता ही है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और यूजुअली वो इक्वल वे में होता है। कभी कभी अनइक्वल हो जाए तो डुप्लीकेशन हो जाता है। लेकिन अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक का सेगमेंट दूसरे पे जा रहा है, दूसरे का सेगमेंट पहले पर आ रहा है, कुछ एक्सचेंज जैसा या ट्रांसफर जैसा कुछ काम हो रहा है, तो लग तो ऐसा रहा जैसे क्रॉसिंग ओवर हो रहा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ क्रॉसिंग ओवर लाइक प्रोसेस बट अकर्स बिटवीन नॉन होमोलोगस। तो अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ सम क्रॉसिंग ओवर लाइक फिनोमिनन अकर्स अमंग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम देन व्हाट हैपेंड, तो हमारा आंसर होता है कि इन सच कंडीशन अ म्यूटेशन अराइजेस व्हिच इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन का अगर रीजन दिया जाता है तो क्या रहता है, ट्रांसलोकेशन इज ड्यू टू, टर्म देखिएगा, इलेजिटिमेट और इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इलेजिटिमेट और इलीगल क्रॉसिंग ओवर,
इलेजिटिमेट, या इसको सिंपल वे में क्या इलीगल। देखिए एक लीगल क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस के बीच में होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर जैसा काम नॉन होमोलोगस में होने लग जाए तो ये इलीगल क्रॉसिंग ओवर, इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर लाइक प्रोसेस बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखिए ये क्वेश्चन यू आता है, डुप्लीकेशन इज ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन इज ड्यू टू इलीगल क्रॉसिंग ओवर। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर लीगल तो है, होमोलोगस के बीच में हो रहा है लेकिन अनइक्वल हो रहा है, और ट्रांसलोकेशन के अंदर तो नॉन होमोलोगस में क्रॉसिंग ओवर जैसा काम दिख रहा है, इट इज इलीगल क्रॉसिंग ओवर, इलेजिटिमेट भी कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर लाइक प्रोसेस, ठीक है, बट इट अकर्स अमंग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इलीगल, इलेजिटिमेट। तो एक का सेगमेंट दूसरे पे चला जाता है। जैसे अब इसमें भी कुछ पैटर्न है, इसमें हमें 3 टाइप्स मिले हैं। एक है सिंपल ट्रांसलोकेशन, जिसमें कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने 2 क्रोमोसोम बना रखे हैं, ये एक क्रोमोसोम, अब देखिए 1 2 3 है, इसमें ABCD मतलब जीन ही अलग अलग है, ये नॉन होमोलोगस है। अब इसका एक सेगमेंट यहाँ से कट हुआ और ये इस पर शिफ्ट हो गया, तो देखो यहाँ तो ये छोटा हो गया, इसमें तो हो गया डिलीशन, और ये इस पर आ गया, ये 1 2 ये यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो ये जीन इसके हैं, मतलब एक का सेगमेंट दूसरे पे लग गया, सिंपल ट्रांसलोकेशन। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा साधा एक का सेगमेंट काट के दूसरे पे लग गया, सिंपल ट्रांसलोकेशन। इसका एक एग्जांपल हमारे पास फैमिलियल डाउन सिंड्रोम, अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल बट वेरी रेयर आल्सो। डाउन सिंड्रोम तो सबने सुना ही, डाउन सिंड्रोम आपको बताया था 21st ट्राइसोमी से होने वाला डिसऑर्डर मतलब 21st नंबर का क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। लेकिन रेयरली कुछ फैमिलीज के अंदर ये देखा गया कि उनके बच्चों में, उनके पेरेंट्स में डाउन सिंड्रोम है लेकिन उनमें ट्राइसोमी नहीं है। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स बताए थे आपको, वही मंगोलियन लाइक सिम्टम हो जाते हैं। जब उनके सेल को लेकर उनके क्रोमोसोम देखे गए तो हमें एक्सपेक्टेशन था कि डाउन सिंड्रोम में मतलब इनमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, ट्राइसोमी 47 क्रोमोसोम और 21st नंबर का एक्स्ट्रा होगा। बट बड़ा सरप्राइजिंग बात थी कि उनके अंदर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था ही नहीं, 46 ही थे, और 46 होने के बाद भी उनमें डाउन सिंड्रोम आ रहा है, और बल्कि वो उनकी फैमिली में लगातार उनके ऑफस्प्रिंग में आगे से आगे भी जा रहा है, उसी फैमिली में कंटिन्यू चल रहा है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। तो अब इसका रीजन ढूंढा गया कि बगैर 21st ट्राइसोमी के डाउन सिंड्रोम कैसे हो गया। तो एक तो ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ड्यू टू ट्राइसोमी। फिर इन पर्सन का जब पूरे क्रोमोसोम लेके उनका ढंग से कैरियोटाइप बना के उनको अरेंज किया तो ध्यान गया कि क्रोमोसोम नंबर 14 जो था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रखा है। क्रोमोसोम 14 बहुत बड़ी लेंथ का था, एक्सेसिव लेंथ, और उस क्रोमोसोम 14 को जब स्टडी किया तो पता चला कि उस क्रोमोसोम 14 पर बहुत बड़ा पोर्शन क्रोमोसोम 21 का लगा हुआ है। अब हमें सारी बात समझ में आई कि हमें ट्राइसोमी क्यों नहीं दिख रही। ट्राइसोमी में क्या होता था, वो 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता था, ठीक है, जब वो अलग से होता है तो हमें दिखता भी है। अब हुआ क्या कि वो जो 21st क्रोमोसोम जो एक्स्ट्रा था उसका मैक्सिमम हिस्सा क्रोमोसोम 14 पे जाकर अटैच हो गया, उससे जुड़ गया, तो क्रोमोसोम 14 की लेंथ बढ़ गई और हमें जो वो एक्स्ट्रा 21st दिखता था वो नहीं दिखने लगा। तो ट्राइसोमी तो दिख नहीं रही, लेकिन सेल के अंदर वो एक्स्ट्रा 21st है, लेकिन वो अलग से ना होकर क्रोमोसोम 14 पर चिपक गया। तो क्रोमोसोम 21 का मेजर पोर्शन क्रोमोसोम 14 पर ट्रांसलोकेट हो गया। अब क्रोमोसोम 14 भी तो 2 होते हैं ना, तो वो तो एक पे ट्रांसफर हुआ, तो एक क्रोमोसोम 14 तो बहुत लेंथी था और एक नॉर्मल था, और इसीलिए अब क्योंकि 46 क्रोमोसोम नॉर्मल हो गया, वो एक्स्ट्रा रही नहीं, तो उनमें गैमेट्स भी इजी वे में बनते थे। तो 50% गैमेट में वो क्रोमोसोम 14 जाता था जिस पर 21 भी लगा हुआ है, और इसलिए उस फैमिली में 50% प्रोबेबिलिटी में बच्चों में वापस डाउन सिंड्रोम आता रहता था, लगातार चलता, ठीक है। इसको फैमिलियल डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अ मेजर पोर्शन ऑफ एडिशनल 21st क्रोमोसोम गेट अटैच्ड ऑन 14 क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्योंकि 21st जो अलग से था वो 14 पर अटैच हो गया, तो सिंड्रोम तो डाउन सिंड्रोम बनेगा, सिम्टम भी वही आएंगे, आपको बस वो एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, ट्राइसोमी दिखना बंद हो जाएगी और क्रोमोसोम 14 की लेंथ बढ़ जाएगी। तो 21st से 14 पर एक ट्रांसलोकेशन हुआ, सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन का ये एग्जांपल है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एक और देखिए, एक होता है शिफ्ट या इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन बहुत रेयर केस में होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, एक सेगमेंट कटा और ये बीच में जाकर इंसर्ट हो जाए। वो टर्मिनल एंड पर लग रहा था, अब ये देखो ये यहाँ बीच में आ गया, ये यहाँ जाके इंसर्ट हो गया।
तो एक का सेगमेंट दूसरे पे ट्रांसफर हुआ, बीच में इंसर्ट हुआ, तो इंटरस्टिशियल या शिफ्ट ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इट इज क्वाइट रेयर। सिंपल ट्रांसलोकेशन ज्यादा इजी, एक का सेगमेंट इसी के टर्मिनल हिस्से पर लग जाए। लेकिन एक और पैटर्न है एंड दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू क्रॉसिंग ओवर। इट इज म्यूचुअल एक्सचेंज। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में देखिए ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका सेगमेंट कटा और इसका भी सेगमेंट कटा और ये इंटरचेंज हो गए, तो इसका सेगमेंट इधर आ गया और ये इधर चले गए, तो ये देखिए ये दोनों में इंटरचेंज दिख रहा है। और ये तो बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर जैसे ही लगेगा। एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ कि दोनों के सेगमेंट आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए, तो इट इज क्रॉसिंग ओवर लाइक प्रोसेस बट इट अकर्स अमंग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का भी ह्यूमन में एक एग्जांपल है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, CML कहते हैं। ये एक तरह का ब्लड कैंसर है, ह्यूमन का ये ब्लड कैंसर है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया CML। इसका रीजन जब देखा तो मालूम चला कि हमारे अंदर दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 9। तो क्रोमोसोम 22 का सेगमेंट 9 पर लग गया, 9 का सेगमेंट 22 पर लग गया। इट occurs ड्यू टू द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन 22 एंड 9, 22 का 9 पर, 9 का 22 पर। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम नंबर 22 पर कुछ ओंकोजीन थे, इनएक्टिव प्रोटो ओंकोजीन्स। इस एक्सचेंज की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं और ये कैंसर हो जाता है। क्रोमोसोम 22 पर कुछ प्रोटो ओंकोजीन है, ये कैंसर में बताया जाएगा आपको। ओंकोजीन होते हैं जिससे कि कैंसर प्रोड्यूस होता है, वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, लेकिन इस एक्सचेंज की वजह से एक्टिव हो जाते हैं। ये अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ये डिसऑर्डर सबसे पहले स्टडी हुआ है और इसीलिए क्रोमोसोम 22 को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोला जाता है। क्रोमोसोम 22 की वजह से हो रहा है डिजीज। 22 के जीन 9 पर, 9 के जीन 22 पर आ गए। एक तो ये इंटरचेंज हुआ जिससे कुछ कैंसरस जीन एक्टिव होगा और ये ब्लड कैंसर हो जाता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। क्रोमोसोम 22 इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। समझ गए? सो ये हमारे 4 टाइप के क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंज थे। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के 2 पार्ट थे, न्यूमेरिकल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज। न्यूमेरिकल चेंज को हमने कहा हेट्रोप्लॉइडी, उसमें नंबर के रिगार्डिंग चेंज थे, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, जिसमें यूप्लॉइडी के अंदर भी मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी थी। एन्यूप्लॉइडी में भी ये ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ये सारा आ गए, ये तो नंबर के चेंज थे। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज है क्रोमोसोमल एबिरेशन। अब स्ट्रक्चरल चेंज 4 ही हैं, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ये जो पूरा पार्ट हुआ, ये हुआ म्यूटेशन का हमारा फर्स्ट पार्ट, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो हमने म्यूटेशन को शुरू में 2 पार्ट किया था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन नंबर और स्ट्रक्चर दोनों के चेंज। ठीक है, अगले सेगमेंट में जो सेकंड पार्ट आता है वो आएगा जीन म्यूटेशन। हेलो स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ म्यूटेशन. We have studied the first type of mutation, chromosomal mutation, in which there were structural change and numerical change, heteroploidy and chromosomal aberration. Now the second type of mutation, and it is the gene mutation. शुरू में हमने म्यूटेशन के 2 पार्ट किए थे, क्रोमोसोम में चेंज, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन में चेंज, जीन म्यूटेशन। तो अब हम क्रोमोसोम के बाद जीन में क्या क्या चेंजेस और किस तरह के म्यूटेशन हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। जीन म्यूटेशन भी बाकी म्यूटेशन की तरह रेयर, रैंडम, सडन चेंजेस है। जीन म्यूटेशन का मतलब जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इन म्यूटेशंस में सीधा डीएनए में चेंज होता है। डीएनए में ऐसा सच कुछ भी नहीं, अगर आप डीएनए देखें डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और उनमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। तो डीएनए में चेंज होने का मतलब यहाँ स्ट्रक्चर और नंबर से मतलब नहीं है। जैसा क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर नंबर की बात हो रही है, डीएनए का तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है और वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हर जीन में न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है उसी से जेनेटिक कोड डिजाइन होते हैं और फिर उसी से पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक है, तो डीएनए में चेंज का मतलब है उसके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज और उसी को हम जीन म्यूटेशन कहेंगे। तो वी कैन डिफाइन द जीन म्यूटेशन इज रेयर, रैंडम, सडन, इनहेरिटेबल चेंजेस। ये भी रेयरली होंगे, रैंडमली होते हैं, सडनली होते हैं, इनहेरिटेबल होंगे इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन। डीएनए जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होने वाले रेयर, रैंडम, सडन चेंज, ये जीन म्यूटेशन कहलाता है। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे जीन में म्यूटेशन, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हुई तो देयर विल बी चेंज इन जेनेटिक कोड। तो सिंपल सी बात है, फिर उसके बाद जेनेटिक कोड भी चेंज होगा। अब जब जेनेटिक कोड चेंज होगा तो उससे क्या हुआ, चेंज इन अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, इससे अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। भाई एक कोड अगर बदल गया, कोड बदलेगा तो अमीनो एसिड भी चेंज होगा।
और कभी कभी तो म्यूटेशन से चेंज इन कोड में ऐसा भी कोई कोड बन सकता है, जैसे हमने कहा था स्टॉप कोडोन, तो हो सकता है आगे पॉलीपेप्टाइड ही नहीं बने, वहीं रुक जाए। तो चेंज इन अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड और नो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्स, वो डिपेंड करेगा कि कोड कौन सा बना। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ, कोड चेंज हुआ, कोड चेंज होने से पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड चेंज हुआ, या फिर हो सकता है पॉलीपेप्टाइड भी ना बने, और उससे क्या हो जाएगा, देयर विल बी चेंज इन प्रोटीन और एंजाइम। अब पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन या एंजाइम बनेगा तो वो भी चेंज होगा। प्रोटीन में तो अगर एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो पूरा प्रोटीन की प्रॉपर्टी, उसका नेचर बदल जाता है। तो प्रोटीन में चेंज, एंजाइम में चेंज, हो सकता है वो प्रोटीन और एंजाइम काम ही नहीं करे, नॉन फंक्शनल हो जाए या कुछ और काम करने लगे। और अगर वो पॉलीपेप्टाइड नहीं बन रही, नो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म, तो एंजाइम भी नहीं बने, सो देयर विल बी नो प्रोटीन, नो एंजाइम फॉर्म्स। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर। और जब प्रोटीन एंजाइम चेंज होगा या नहीं बनेगा तो कैरेक्टर में चेंज आना ही आना है, तो कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। अगर डीएनए में, जीन में एक छोटे से एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज हुआ तो सीधा कैरेक्टर अफेक्ट होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम लेवल के चेंज, अब ये हम जीन डीएनए लेवल पर आकर बात करें। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज होना, जीन म्यूटेशन, उसकी वजह से कोड चेंज होना, उसकी वजह से अमीनो एसिड चेंज हो जाना, प्रोटीन चेंज हो जाना या प्रोटीन का नहीं बनना और उससे कैरेक्टर चेंज हो जाना, दैट इज एक्चुअली जीन म्यूटेशन इफेक्ट। समझ गए? और ये बात हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं कि जीन में जब म्यूटेशन होता है तो एक नया अलील बनता है। ठीक है, हो सकता है कोई जीन टॉलनेस प्रोड्यूस कर रहा था, कैरेक्टर, अब उसमें म्यूटेशन हुआ, प्रोटीन चेंज हो गया या वो प्रोटीन ही नहीं बना पाया, कुल मिलाकर वो अब टॉलनेस नहीं बना पा रहा है, तो अब ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ दिख रहा है। तो टॉल वाले जीन में म्यूटेशन होने से ही ड्वार्फ का एक नया अलील, नया जीन बन गया। म्यूटेशन होने के बाद जो अब नया जो जीन बना वो पहले वाले का ही अलीलिक फॉर्म कहा जाए। तो जीन में म्यूटेशन होने से नए नए फॉर्म्स बनेंगे, जीन के डिफरेंट फॉर्म को अलील कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पुराना जीन, जो ओरिजिनल जीन जो करेक्टर बना रहा था, अब उसमें म्यूटेशन से करेक्टर के नए फॉर्म बनने लग जाएंगे, करेक्टर के नए फॉर्म को ट्रेट कहते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि 10 म्यूटेशन इन जीन फॉर्म्स न्यू अलील। तो जीन में म्यूटेशन होने से करेक्टर के नए नए अलील, नए नए ट्रेट बनेंगे, न्यू अलील और न्यू ट्रेट ऑफ ए करेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली आज हमें अगर किसी जेनेटिकल करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं, मान लो प्लांट में फ्लावर कलर इज ए करेक्टर, अब कई रेड फ्लावर भी है, फिर वाइट फ्लावर भी है, येलो फ्लावर भी है, तो ये सब क्या हुआ है, ओरिजिनली तो कोई एक जीन रहा होगा, उसी में म्यूटेशन से नए नए फॉर्म बनते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज में अलग अलग 2-3 तरह के फ्लावर कलर मिलते हैं तो ये सब शुरू से नहीं थे, शुरू में एक ओरिजिनल अलील होता है, उसी में म्यूटेशन से फिर नए नए फॉर्म बनते हैं, कलर भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जीन में म्यूटेशन से एक तरह से नया फॉर्म, नया अलील बनता है, वो कोड में चेंज होने और प्रोटीन चेंज होने की वजह से होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए जीन म्यूटेशन का पैटर्न थोड़ा अलग है। अब जीन म्यूटेशन एक्चुअल में होते कब है, क्या है, तो मैक्सिमम केस में जीन म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी तब बनती है जब हमारा डीएनए बिल्कुल एक्सपोज्ड, खुला हुआ होता है, एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम जब डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा होता है उस टाइम सारा हिस्टोन वगैरह हटा के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड भी अलग करके हम उनको कॉपी करते हैं। तो उस दौरान अगर कोई एरर हो गई, कोई गड़बड़, कोई गलती हो गई तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकता है। तो मैक्सिमम केस में रिप्लिकेशन के टाइम जीन म्यूटेशन होने के सब ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके अलावा बाकी तो रेस्टिंग डीएनए, जैसे इंटरफेज में डीएनए में कोई ऐसा रिप्लिकेशन कुछ नहीं हो रहा, कोई सेल डिवीजन नहीं है, तो भी रेस्टिंग डीएनए का मतलब ऐसे पड़ा हुआ डीएनए, उसमें भी कुछ केमिकल जा करके उसको रिएक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत रेस्टिंग डीएनए में चेंज हो सकता है, डेट इज क्वाइट रेयर, बट रिप्लिकेटिंग डीएनए में एरर होने के चांस, म्यूटेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जीन म्यूटेशन कब होता है, तो जीन म्यूटेशन मेनली अराइजेस ड्यू टू द एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। तो सेल डिवीजन के टाइम जो डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है, अगर उस दौरान कोई एरर होती तो म्यूटेशन होगा। रिप्लिकेशन में आपको बताया गया था कि रिप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है, बहुत एक्यूरेसी से काम होता है, उसके बाद लास्ट में चेक भी होता है, इसलिए वहाँ एरर के चांस मिनिमम है। ठीक है, और तब भी मिनिमम चांस में भी अगर कभी कभार एरर हो गई तो ही म्यूटेशन होगा, इसलिए म्यूटेशंस आर वेरी रेयर। समझ गए? ठीक है, समटाइम जीन म्यूटेशन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू चेंज इन रेस्टिंग डीएनए। रेस्टिंग डीएनए का मतलब कोई सेल डिवीजन, कोई रिप्लिकेशन नहीं है, डीएनए एट रेस्ट है इंटरफेज में, वहाँ कोई केमिकल डीएनए से रिएक्ट करके उसको चेंज कर सकता है। तो चेंज म्यूटेशन कब कहाँ होंगे, तो लोकेशन ध्यान रखनी है, और म्यूटेशन का इफेक्ट पता होना चाहिए कि जीन में म्यूटेशन से क्या होगा। यहाँ हम 2 टर्म और डिस्कस करेंगे, एक तो म्यूटोन वर्ड।
ठीक है, मैंने इस चैप्टर में आगे आपको बेंजर की 3 टर्म बताई थी, सिस्टोन, रिकॉन, म्यूटॉन। तो म्यूटॉन टर्म हम वहाँ भी पढ़ चुके हैं। म्यूटॉन इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन। या यूँ कहें बेंजर ने इसको इस तरह से डिफाइन किया कि इट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच अ म्यूटेशन कैन अकर, म्यूटेशन कैन बी डन। डीएनए का वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट जिसमें कि एक म्यूटेशन करना पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ म्यूटेशन एंड दैट इज कॉल्ड म्यूटॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच म्यूटेशन कैन अकर, दैट इज यूनिट ऑफ म्यूटेशन। और ये कितना हो सकता है? अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, डीएनए की, जीन की, तो हम मिनिमम चेंज क्या कर सकते हैं? मिनिमम स्मॉलेस्ट चेंज ये है कि हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को हटा दें या जोड़ दें। एक न्यूक्लियोटाइड से छोटा चेंज आप नहीं कर सकते, और इसीलिए म्यूटॉन की लेंथ कितनी मानी जाती है? इट इज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन लेंथ, एक बेस पेयर आमने सामने, इससे छोटा चेंज हो नहीं सकता। और डीएनए में इससे छोटी यूनिट नहीं होती कोई। ठीक है, म्यूटॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है सिंगल बेस पेयर की। ठीक है, तो सिंगल बेस पेयर की लेंथ का ये सेगमेंट म्यूटॉन कहलाएगा, इसे यूनिट ऑफ म्यूटेशन। और इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है पॉइंट म्यूटेशन, तो इसी से रिलेटेड है। पॉइंट मतलब एक पॉइंट पर होने वाला चेंज या म्यूटेशन। डीएनए में एक पॉइंट का मतलब एक बेस पेयर। तो अगर डीएनए में सिंगल बेस पेयर लेवल पर कोई सा भी म्यूटेशन हो, एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन विच अकर्स एट सिंगल बेस पेयर लेवल, इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। यानी कि म्यूटॉन लेवल पर जो भी म्यूटेशन हो रहा है वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, एकदम पॉइंट पर, बिल्कुल स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऑल दोज चेंजेस इन डीएनए विच अकर्स एट सिंगल बेस पेयर लेवल, यानी कि म्यूटॉन लेवल, तो ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटॉन और पॉइंट म्यूटेशन की सिंपल डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है। अब आप खुद जरा इमेजिन करें, अगर हम जीन म्यूटेशन के टाइप या कितने तरह के चेंजेस हो सकते हैं उसको सोचें। तो जीन, आपके पास न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, हम क्या चेंज कर सकते हैं? एक मिनिमम चेंज क्या हो सकता है कि एक बेस पेयर पे चेंज करें। चलिए, एक बेस पेयर पे भी हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? एक लीनियर चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड पर आप क्या कर सकते हो? तो आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि उसको हटा के दूसरा लगा दो, या फिर उसको पूरी तरह से हटा ही दो, या लाके एक और जोड़ दो। हम इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आइदर यू कैन डिलीट ए न्यूक्लियोटाइड, यू कैन ऐड ए न्यूक्लियोटाइड, और आप या तो हटा सकते हो या जोड़ सकते हो। और अगर ये दोनों काम आपने साथ में कर लिए कि आपने हटाया और जोड़ दिया, तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो वैसे देखा जाए तो वर्किंग तो दो ही, आइदर यू शुड डिलीट और यू कैन ऐड। ठीक है, अब केवल डिलीट कर सकते हैं, केवल ऐड कर सकते हैं, या दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। और दोनों काम जब एक ही पॉइंट पर एक साथ करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कि एक को निकाला और दूसरे को जोड़ दिया। इससे ज़्यादा कोई और चेंज डीएनए में पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम जीन म्यूटेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जीन म्यूटेशन को बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में आप क्या कर रहे हो? डिलीशन एडिशन एक साथ, कि एक आपने डिलीट किया, रिमूव किया, और दूसरा ऐड कर दिया उसी जगह पर, तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में केवल आइदर डिलीट और आइदर ऐड। हमने इसकी दो कैटेगरी बना दी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन पर। तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन क्या है? रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड विद अदर न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड हटा के उसकी जगह दूसरा लगा दिया, रिप्लेसमेंट को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब आपको जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ईच न्यूक्लियोटाइड विल बी द मेंबर ऑफ वन कोड ओनली बिकॉज जेनेटिक कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड, फिर नेक्स्ट 3 का अगला कोड। कोई न्यूक्लियोटाइड ओवरलैप नहीं हो रहा कि एक ही न्यूक्लियोटाइड दो कोड में आ रहा हो, ऐसा नहीं होता। और जब एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोड में आता है और आप अगर उस एक न्यूक्लियोटाइड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उसको हटा के दूसरा लगा रहे हो, तो हाउ मेनी कोड विल अफेक्ट? तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोड का मेंबर है तो सब्स्टिट्यूशन से एक ही कोड अफेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, वन रिप्लेसमेंट अफेक्ट्स ओनली वन कोड इन ए जीन। एक ही कोड अफेक्ट होगा, जहां सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो बस वहां, उसके आगे के कोड, उसके पीछे के कोड सेम रहेंगे। और एक न्यूक्लियोटाइड एक कोड अफेक्ट हुआ तो यानी कि अमीनो एसिड भी एक ही चेंज होगा पॉलीपेप्टाइड में। दस ओनली वन अमीनो एसिड चेंजेस इन पॉलीपेप्टाइड। तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को इसीलिए लेस हार्मफुल कहा जाता है कि जो ओरिजिनली पॉलीपेप्टाइड बन रहा था, अगर एक न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन हुआ तो एक कोड चेंज हुआ, एक अमीनो एसिड चेंज होगा, तो जो रिजल्टेंट पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें और रिमेनिंग सारे अमीनो एसिड सब कुछ वही रहेंगे जो पहले थे, केवल एक अमीनो एसिड चेंज हो गया। अब एक अमीनो एसिड चेंज होने से प्रोटीन में तो चेंज आएगा, हो सकता है बहुत बड़ा चेंज ना आए। तो ये बहुत बड़े मेजर म्यूटेशंस में नहीं आते हैं, ये कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होते हैं। पॉलीपेप्टाइड में माइनर चेंजेस आएंगे एक अमीनो एसिड। ठीक है, अच्छा टोटल कोड भी चेंज नहीं हुए, हटा के लगा दिया,
तो ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जितने थे, नंबर ऑफ कोड जितने थे वही रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ कोड। तो जीन के टोटल कोड के नंबर भी चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, केवल जिस जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो एक कोड और वो एक अमीनो एसिड अफेक्ट होगा, बाकी सब कुछ पहले जैसा रहेगा। तो ये बिल्कुल मिनिमम चेंज है और इसीलिए इसको लेस हार्मफुल कहा जाता है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर आर टू टाइप्स, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस है वो दो कैटेगरी के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो आप क्या हटा करके क्या लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो कैटेगरी बनती है, वन इज ट्रांजिशन, अनदर वन इज ट्रांसवर्जन। ठीक है, ट्रांजिशन में सेम ग्रुप रिप्लेसमेंट, ट्रांसवर्जन में डिफरेंट ग्रुप रिप्लेसमेंट। मींस प्यूरिन पायरिमिडीन की बात करें, अगर आपने एक प्यूरिन हटाया और उसकी जगह दूसरा प्यूरिन लगा दिया, एक पायरिमिडीन रिमूव किया और दूसरा पायरिमिडीन लगा दिया, यू आर रिप्लेसिंग विद सेम ग्रुप। अगर आप सेम ग्रुप से रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो ट्रांजिशन है, दिस इज द सिंपलेस्ट चेंज। और अगर आप ग्रुप ही चेंज कर दें कि प्यूरिन लगा हुआ था उसको हटा के पायरिमिडीन लगा दिया या पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन लगा दिया, तो देखिए प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट, पायरिमिडीन का पायरिमिडीन से रिप्लेसमेंट। प्यूरिन कौन कौन से थे तो हमें पता होना चाहिए, ए और जी। तो ए को हटा के जी लगा दो, जी को हटा के ए लगा दो, तो ये ट्रांजिशन है। पायरिमिडीन में टी और सी है, टी को हटा के सी लगा दिया, सी को हटा के टी लगा दिया, ये ट्रांजिशन है। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन, पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन। प्यूरिन कौन कौन से हैं, ए और जी, और इधर टी और सी है, तो ए और जी में से किसी को हटाया और टी और सी में से कुछ लगा दिया, तो प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन, पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन लगाएंगे, ट्रांसवर्जन। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ट्रांजिशन। अब रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन दो तरह का हो सकता है, सेम ग्रुप डिफरेंट ग्रुप। इन दोनों में भी सेम ग्रुप वाला ज़्यादा सिंपल हुआ। तो सब्स्टिट्यूशन ओवरऑल बहुत बड़ा म्यूटेशन या यूँ कहें लेस हार्मफुल म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, और केवल यहाँ पर रिप्लेसमेंट है, तो ओवरऑल टोटल कोड में कोई चेंज नहीं आता। जैसा हमने एक एग्जांपल पढ़ा भी है, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ा जाता है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था 6th कोड चेंज हुआ था, CTC से CAC हो गया। ठीक है, कोड था CTC, उसका T रिप्लेस हुआ A से, तो CAC हो गया। T इज रिप्लेस बाय A। अब पूछा जाएगा सिकल सेल एनीमिया में कौन सा म्यूटेशन हुआ, तो कई लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ये तो जनरल बात होगी। और आगे पूछा जाएगा व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, सॉरी व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो फिर कई बार आ जाता है बेस पे सब्स्टिट्यूशन होगा। व्हाट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, T इज रिप्लेस बाय A। T कौन है, पायरिमिडीन, और A कौन है, प्यूरिन। प्यूरिन पायरिमिडीन का चेंज मतलब वो क्या हुआ, ट्रांसवर्जन। तो सिकल सेल एनीमिया में जो म्यूटेशन हुआ था पॉइंट म्यूटेशन, उसके भी अंदर बेस पे सब्स्टिट्यूशन और उसके भी अंदर ट्रांजिशन। वेरी गुड एग्जांपल, सॉरी ट्रांसवर्जन, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन। तो एक तो है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा टाइप होता है सेकंड टाइप, एंड दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आल्सो कॉल्ड गिब्रिश म्यूटेशन, ये ज्यादा हार्मफुल है। इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आइदर डिलीट और ऐड, दोनों में से कोई एक काम। ठीक है, involves either addition or deletion of one or rarely one nucleotide। नॉर्मली तो एक न्यूक्लियोटाइड हटा दिया, एक जोड़ दिया, कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वन और रेयरली वन न्यूक्लियोटाइड का एडिशन और डिलीशन। ठीक है, जेनेटिक कोड सीक्वेंस में। अब देखो इससे क्या हुआ, एक कोड हटा दिया या जोड़ दिया, हमने वहाँ क्या किया था, वहाँ सब्स्टिट्यूट किया था, इसलिए वहाँ पर एक ही कोड अफेक्ट हुआ। बट हमने जेनेटिक कोड की एक प्रॉपर्टी और पढ़ी, जेनेटिक कोड्स आर कॉमालेस, और उसमें बताया था कोई कॉमा नहीं होता है कोड के बीच में। अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड हटा दोगे तो अगले वाले न्यूक्लियोटाइड को हम मिला करके एक कोड काउंट कर लेते हैं, लेकिन उससे पूरी कोड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जिस जगह एडिशन या डिलीशन करोगे उससे आगे के सारे कोड बदल जाएंगे, तो बड़ा मेजर चेंज आएगा जीन में, सारे कोड ही बदल गए। तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर पूरे अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, तो ये मेजर चेंज होगा और इसलिए ज़्यादा बड़ा हार्मफुल म्यूटेशन माना जाएगा सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में। सब्स्टिट्यूशन में तो पॉलीपेप्टाइड वही रहती है, एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। इन दिस एंटायर जेनेटिक कोड सीक्वेंस ऑफ जीन चेंजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एडिशन और डिलीशन, जहाँ से आप एडिशन डिलीशन कर रहे हो वहाँ से पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, एंड दस देयर विल बी मेजर चेंज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस में भी मेजर चेंज आएगा, तो ये ज़्यादा डेंजरस म्यूटेशन में आएंगे और टोटल नंबर ऑफ कोड भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, अब हमने जैसे एक न्यूक्लियोटाइड हटा दिया तो हम अगले को मिला के कोड बना देते हैं, तो क्या कोई नंबर ऑफ कोड में चेंज आएगा? आप तो आगे से आगे बढ़ते जाओगे, लास्ट में जाके 2 बच जाएंगे।
वन डिलीशन, इसको आप देखिए टू टाइप में बांटेंगे, एडिशन और डिलीशन। या तो ऐड करोगे या डिलीट करोगे, दो ही टाइप है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि वन डिलीशन डिक्रीजेज हाउ मेनी कोड, एक डिलीशन से कितने कोड कम होंगे। तो अगर एक डिलीशन किया तो अगले वाले को मिला के वहां तो कोड पूरा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जाके दो बच जाएंगे, एक कोड कम हो गया। फर्स्ट डिलीशन डिक्रीजेज वन कोड, हमने कहा ना टोटल नंबर ऑफ कोड भी अफेक्ट होंगे। नाउ इफ देयर आर टू डिलीशन, हाउ मेनी कोड विल डिक्रीज। दो डिलीशन भी हो जाए तो भी कोड तो एक ही कम होगा। और इवन देयर आर थ्री डिलीशन, इतना हालांकि रेयरली होता है, एक हो जाए वो बड़ी बात है। अगर थ्री डिलीशन भी हो जाएगा तब तक भी एक ही कोड कम होगा, क्योंकि कोड ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना। ऐसे अगर सपोज कहा जाए इफ देयर इज वन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड देन हाउ मेनी कोड विल इंक्रीज। तो एक एडिशन से क्या कोई कोड नंबर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जहां एडिशन किया वहां से कोड तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में एक सिंगल बच जाएगा न्यूक्लियोटाइड, वो कोड नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट एडिशन से कोड का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। इफ देयर आर टू एडिशन देन स्टिल कोड नहीं बढ़ेगा, दो एक्स्ट्रा आएंगे अपने पास। एंड इफ देयर आर थ्री एडिशन देन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ वन कोड। तो नंबर ऑफ कोड के इंक्रीज डिक्रीज की बात ध्यान रखना कि डिलीशन में तो फर्स्ट डिलीशन से एक कोड कम हो जाएगा, तो थ्री डिलीशन तक एक ही कोड कम चलेगा। एडिशन की जब बात करें तो फर्स्ट एडिशन में कोई कोड इंक्रीज नहीं होगा, जब थ्री एडिशन हो जाएंगे तब जाकर एक कोड बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक कोड डिलीट हुआ तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। अगर आपने दो न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दी तो भी तो फ्रेम शिफ्ट होगा। लेकिन एक और बात देखिए, अगर आप एक ही जगह पर थ्री कॉन्जिक्यूटिव डिलीशन कर दें तो हो सकता है कि फ्रेम शिफ्ट ना हो, मतलब जीन का जो फ्रेमवर्क है वो कोड शिफ्ट ही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने थ्री डिलीशन किए तो हो सकता है पूरा एक कोड ही निकल गया, तो आगे के कोड वापस वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। ठीक है, तो ये क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह की बातें लिखी है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव डिलीशन में नॉट चेंज इन फ्रेम, हो सकता है फ्रेम में चेंज नहीं हो। ऐसे थ्री एडिशन भी करोगे तो पूरा एक कोड नया इंसर्ट हो गया और आगे की सीक्वेंस वैसी हो गई। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बहुत सारे पॉसिबिलिटी, हालांकि ये सब तब है जब आप एक से ज़्यादा एडिशन या डिलीशन करेंगे। नॉर्मली एक एडिशन एक डिलीशन होता है, सबसे कॉमन तो यही है, बाकी तो खैर बहुत रेयर केसेस होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एडिशन डिलीशन का पार्ट ध्यान रखिएगा, कितने पॉसिबल है, क्या है क्या नहीं। अच्छा, जो हमने ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन पढ़ा था अभी, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन अ सिंगल बेस पेयर हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, एक सिंगल बेस पेयर पर कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हुए, तो एक जो बेस पेयर होगा वो क्या होगा, या तो प्यूरिन होगा या पायरिमिडीन होगा। अगर वो प्यूरिन है तो ए और जी में से कोई होगा। अगर वो ए है तो कितने ट्रांजिशन कर सकते हो, ए को हटा के जी लगा दो बस। पायरिमिडीन है तो भी एक पर्टिकुलर बेस पेयर पर एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। जो न्यूक्लियोटाइड लग रहा है या तो प्यूरिन लगा होगा या पायरिमिडीन लगा होगा। प्यूरिन लगा है तो प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस कर लो, दो प्यूरिन है, पायरिमिडीन भी दो हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, पूछा जाए कि एट ए सिंगल बेस पेयर हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, वन। ठीक है, इन ए जेनेटिक कोड हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, तो जेनेटिक कोड में कितना है, थ्री न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट कोड होता है, तो कितने ट्रांजिशन, एक कोड की बात करें तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, थ्री प्लेसेस हैं, थ्री ट्रांजिशन, एक बेस पेयर पर एक ही होता है। सो इन ए जेनेटिक कोड हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, थ्री, क्योंकि वन एट ईच न्यूक्लियोटाइड। अब अगर बात ट्रांसवर्जन की करें तो एट ए सिंगल बेस पेयर हाउ मेनी ट्रांसवर्जन्स आर पॉसिबल, ट्रांसवर्जन कितना होंगे। जैसे एक जगह प्यूरिन लगा हुआ है, आपको ट्रांसवर्जन करना है तो प्यूरिन हटा के क्या करोगे, पायरिमिडीन, और पायरिमिडीन कितने, दो, या तो टी या सी, पायरिमिडीन दो तरह के। तो एक प्यूरिन हटा करके अगर पायरिमिडीन लगा रहे हो तो टी भी लगा सकते हो, सी भी लगा सकते हो। सो एट ए सिंगल बेस पेयर हाउ मेनी ट्रांसवर्जन्स पॉसिबल, टू। ट्रांजिशन तो एक ही पॉसिबल है, ट्रांसवर्जन दो पॉसिबल है। ठीक है, सो एट अ वन बेस पेयर, एट अ सिंगल बेस पेयर हाउ मेनी ट्रांजिशन पॉसिबल, वन। हाउ मेनी ट्रांसवर्जन पॉसिबल, टू। इन ए जेनेटिक कोड हाउ मेनी ट्रांजिशन पॉसिबल, थ्री। इन ए जेनेटिक कोड हाउ मेनी ट्रांसवर्जन्स पॉसिबल, तो टू टू टू, सिक्स। समझ गए, ट्रांजिशन कोड में कितने पॉसिबल हैं, थ्री, ट्रांसवर्जन कितने पॉसिबल हैं, सिक्स। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ इन ए जेनेटिक कोड हाउ मेनी बेस पेयर सब्स्टिट्यूशंस आर पॉसिबल, तो क्या आंसर करें, कितने सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हुए, थ्री ट्रांजिशन,
6 ट्रांसवर्जन 9 सब्सटीट्यूशन हो गए। इन ए जेनेटिक कोड 9 possible substitutions, base pair substitution, in which 3 transition, 6 transversion। समझ गए? ये तो ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन को लेकर के कई चीजें मैनिपुलेट की जा सकती हैं। ठीक इसी तरह से आपको एडिशन डिलीशन में भी ध्यान रखना है कि एक या दो न्यूक्लियोटाइड को जब हटाओगे या जोड़ोगे तो फ्रेम शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आपने 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ डिलीट कर दिया तो हो सकता है आगे का फ्रेम चेंज नहीं हो सकता है, तब भी पॉसिबल है, ध्यान रखना। ठीक है, और ऐड कर दो तो भी हो सकता है, 3 अगर एक साथ ऐड करोगे तो भी हो सकता है आगे का फ्रेम चेंज ना हो। हालांकि इतने सारे म्यूटेशन होना बहुत रेयर है, सिंगल बेस पेयर पे चेंज होना ही पॉसिबल हो पाता है ज़्यादातर। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखिए मैंने एक सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करी है। इसको यूँ समझते हैं, मैंने एक डीएनए की सीक्वेंस लिखी, देखिएगा ATAGCTAGTGAC लाइक दिस, और ये 3 के अपन ने कोड बना ली, तो 4 कोड हैं। अब देखिए एक एक को समझते हैं। इस पूरी सीक्वेंस में हमने ये वाला C, इस C को हटाया और इसकी जगह T लगा दिया। ये देखो, ये C हटा के T लगा दिया। ठीक है, अब ये म्यूटेशन कौन सा हुआ? C और T दोनों तो एक ही ग्रुप के हैं, पायरिमिडीन। तो मैं अगर C हटा के T लगा रहा हूँ तो ग्रुप भी सेम है, लगा के हटा रहा हूँ, मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, और सेम ग्रुप से हो रहा है तो इसको कहेंगे ट्रांजिशन। अब मैंने इस सीक्वेंस को ट्रांजिशन के बाद दोबारा लिखा, तो देखिए पहला कोड AT है, वही है। अब ये GCT था लेकिन C हट के T लग गया तो यहाँ हो गया GTT, राइट। उसके बाद आगे का कोड AGT वही है, GAC वही है। इसी में आपको दिख रहा है कि जब हमने एक पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशन किया, C हटा के T लगाया तो ट्रांजिशन भी हुआ। और देखिए इस पूरी सीक्वेंस में केवल ये एक ही तो कोड अफेक्ट हुआ, यहाँ पर GCT था, यहाँ GTT हो गया, बाकी आगे के पीछे के सारे कोड सेम। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन। दूसरा एक केस हमने लिया कि सपोज हमने ये वाला G, इस G को हटा के इसकी जगह T लगा दी। पहले हमने C को हटा के T लगाया था तो ग्रुप सेम था, अब हम कह रहे हैं G हटा के T लगा रहे हैं, G इज प्यूरिन बट T इज पायरिमिडीन। तो हमने प्यूरिन रिमूव करके पायरिमिडीन लगाया, तो अब ये म्यूटेशन कौन सा हो गया? ट्रांसवर्जन है, तो सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी देखो कोड क्या बनेंगे, ये वाला ATA सेम है, ये GCT भी सेम है। अब देखिए यहाँ AGT था, ये थर्ड कोड, और यहाँ हो गया ये ATT। ठीक है, आगे का GAC भी सेम। ये एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन, ये दोनों एग्जाम्पल आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा, चाहे वो ट्रांजिशन हो या ट्रांसवर्जन हो, जिस जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ वही एक कोड अफेक्ट होगा, रेस्ट ऑफ द कोड रिमेन्स सेम। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रेम शिफ्ट की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल, ये जो T है मैंने ब्लू से जो खोला था, इट इज रिमूव्ड और डिलीशन, इसको हमने रिमूव कर दिया, इसका डिलीशन केवल इसमें से निकाल दिया। निकालने के बाद अब सीक्वेंस को दोबारा लिखते हैं, तो ये T निकाला, देखिए ATAGC यहाँ तक तो वही है, ये T हटा दिया, फिर AGT पूरा वही लिखा है। अब हम इसको वापस कोड बनाते हैं, तो कोड में क्या होगा, ये एक कोड बना ATA, ये रहा ATA, उसके बाद GCT आता है, लेकिन T हटा दिया तो इस A को भी इसमें काउंट करेंगे, तो ये देखो GCA अगला कोड हो गया। उसके बाद GTG इस तरह से जाएगा, लास्ट में 2 न्यूक्लियोटाइड बच जाएंगे। तो जिस जगह यहाँ पर आपने डिलीशन किया उस जगह से आगे के, यहाँ के आगे के सारे कोड चेंज हो गए। इसको कहते हैं फ्रेम का शिफ्ट होना, पूरा एक शिफ्ट हो गया, फ्रेम शिफ्ट। डिलीशन एडिशन से भी हो जाएगा, ये मैंने एक दिखा रखा कि अगर मैं यहाँ पर इस A के बाद में एक G और इंसर्ट कर दूं, इंसर्शन एडिशन। अब देखो ये किया हमने इंसर्ट, तो यहाँ पर जब हमने ऐड किया, देखो ATA था, फिर ये वाला G हमने इंसर्ट किया है, इधर हमने क्या है इंसर्ट, यहाँ से तो हटा दिया था, ये इंसर्ट किया है। अब जैसे G इंसर्ट किया तो अब क्या हो गया, नया कोड बन गया GGC, पहले क्या था GCT। तो यहाँ से देखो फिर से सारे के सारे कोड चेंज हो जाएंगे। ये दोनों जो हैं ये हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने चारों चीज़ों को एक सीक्वेंस में लेके समझाने की कोशिश की है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक न्यूक्लियोटाइड के हटाने या ऐड करने से आगे के सारे कोड चेंज हो जाते हैं। यही तो बहुत बड़ा एविडेंस है कि जेनेटिक कोड आर कोमालेस, कोड जो है कोमालेस होते हैं, तभी तो आगे वाला चेंज हो गए सारे। और यहाँ पर आप देखिए सब्स्टिट्यूशन से एट ए टाइम एक ही कोड अफेक्ट हुआ, बाकी अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग,
एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोड का मेंबर है, बस वही अफेक्ट हुआ, आगे पीछे के चेंज नहीं हुए। यहाँ कोड के नॉन ओवरलैपिंग होने का भी चीज़ कंफर्म होती है। यहाँ पर ये फ्रेंडशिप से भी कॉमालेस कंडीशन पता चल रही है। तो जीन के अंदर यही 4 म्यूटेशन हो सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटी है, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, एडिशन, डिलीशन। क्लियर? ठीक है, यानी कि सब्सटीट्यूशन एंड फ्रेंडशिप म्यूटेशन। इसके अलावा जीन म्यूटेशन में और कोई भी तरह का म्यूटेशन नहीं देखा गया, यही है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, ये हमारे म्यूटेशन का पूरा पार्ट था। 2 मेजर टाइप, जिसमें आपने देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर बहुत वेरिएशन है, नंबर के चेंज, स्ट्रक्चर के चेंज, सब कुछ। जीन म्यूटेशन के अंदर तो सीधा सा, या तो आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन, या फिर आप फ्रेम शिफ्ट में एडिशन डिलीशन करोगे, बस। अच्छा, इसके अलावा हम लास्ट में जीन म्यूटेशन म्यूटेशन के कुछ हम स्पेशल टाइप, कुछ और स्पेसिफिक टाइप भी हैं जो आपको अलग अलग चैप्टर्स में सुनने को मिलेंगे, उनको भी जरा समझ लें। वैसे हालांकि मैं ये चीज़ आपको बता भी चुका हूँ। एक तो ये देखिए कुछ स्पेशल टाइप हैं, एक फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन। ये चीज़ आपको इवोल्यूशन के चैप्टर में कई बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, कि आखिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एक्चुअली फॉरवर्ड बैकवर्ड जो होता है वो इवोल्यूशन के डायरेक्शन से डिसाइड होता है। हमने जेनेटिक्स के पिछले चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी ये बात बताई थी कि हमारे करेक्टर में हर करेक्टर का एक जीन ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिन से जब उस स्पीशीज बनी होगी तब से है। ओरिजिनल जीन होता है, इसको हम वाइल्ड अलील भी कहते हैं। ओरिजिनल अलील, वाइल्ड अलील, अनमोडिफाइड अलील। ठीक है, हमने ये चीज़ पिछले चैप्टर में पढ़ी है। और अब उसमें म्यूटेशन होगा तो फिर एक नया अलील बनेगा, म्यूटेंट अलील। तो जब भी कभी ऐसा हो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीन में, कि उसके वाइल्ड अलील में म्यूटेशन होने से म्यूटेंट अलील बने, तो वाइल्ड से म्यूटेंट बनना इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि आप इवोल्यूशन में आगे जा रहे हो, कुछ नया बना रहे हो। तो कुछ नया आ रहा है, कुछ नया चेंज हो रहा है, तो हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो वाइल्ड अलील में म्यूटेशन, म्यूटेंट अलील बने तो उसको फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। बट रेयरली ऐसा भी होता है कि म्यूटेंट अलील में फिर म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन तो देखो कोई ऐसा है नहीं, दोबारा फिर हो सकता है। अगर म्यूटेंट अलील में दोबारा म्यूटेशन हो जाए और हो सकता है वो वापस पुराने जैसा हो जाए वाइल्ड, इट इज वेरी रेयर। इसको कहता है बैकवर्ड म्यूटेशन। इट इज वेरी वेरी रेयर। बैकवर्ड म्यूटेशन जो है ये बहुत रेयर होता है, ये ज्यादा कॉमन है फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर किसी म्यूटेंट अलील में फिर से म्यूटेशन होकर के वापस वो पुराने ओरिजिनल अलील के जैसा, वाइल्ड अलील के जैसा हो जाए, तो उसको बैकवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। ये डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग 2 टाइप दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर में जब हमने डोमिनेंट और रिसेसिव का टर्मिनोलॉजी समझते हैं तो हमने 3 तरह के म्यूटेशन का नाम लिया था। सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन। ये 3 चीजें और समझनी। आपने जेनेटिक कोड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डीजेनरेसी, कि फॉर 1 अमीनो एसिड देयर आर मोर देन 1 कोड, बिकॉज वी हैव 20 अमीनो एसिड टू बी कोडेड बट वी हैव 61 कोड फॉर दैट, ऑलमोस्ट 3 टाइम। तो एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड से कोड किया जा सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। इसी वजह से आप देखिए कई बार जीन में म्यूटेशन हुआ, कोड चेंज हो गया। ठीक है, ये बात हो रही सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक कोड चेंज हुआ। कोड चेंज होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड वही आया जो पहले आता था। प्रोलीन अमीनो एसिड, जैसे एग्जांपल, प्रोलीन अमीनो एसिड के 4 कोड हैं। तो प्रोलीन का कोई एक कोड था, उसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ, कोड चेंज हो गया। उसके बाद भी प्रोलीन ही आ रहा है क्योंकि 4 कोड है। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो नया कोड बना वो भी प्रोलीन ही कोड कर रहा है। तो इसको कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन, क्योंकि अल्टीमेटली अमीनो एसिड चेंज नहीं हुआ तो प्रोटीन चेंज नहीं होगा, करेक्टर चेंज नहीं होगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि म्यूटेशन हुआ। सेम सेंस म्यूटेशन, इफ म्यूटेशन इन जीन चेंजेस जेनेटिक कोड बट अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड डू नॉट चेंजेस। अमीनो एसिड चेंज नहीं होता, इट इज कॉल्ड सेम सेंस म्यूटेशन बिकॉज द सेंस ऑफ जीन रिमेन सेम, इसलिए इसको सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, और इस तरह के म्यूटेशन नेचर में होंगे भी, सही हो भी सकते हैं। 3 टाइम्स कोड है तो बहुत पॉसिबल है, लेकिन सेम सेंस म्यूटेशन का कभी पता नहीं चलेगा, वी कांट रिकॉग्नाइज। न फिनोटाइप में चेंज आएगा, न कोई प्रोटीन में चेंज आएगा, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद है मिस सेंस, कि अगर मान लो आपने कोई म्यूटेशन किया और म्यूटेशन करने से कोड चेंज हो गया, अमीनो एसिड भी चेंज हो गया, तो सेंस बदल गया, इसको मिस सेंस कहते हैं। ठीक है, इफ म्यूटेशन, अच्छा ये ध्यान रखना कि सेम सेंस म्यूटेशन अगर बात की जाए तो केवल सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। फ्रेम शिफ्ट में तो सारे ही कोड बदल जाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे कोड भी चेंज हो जाए फिर भी पॉलीपेप्टाइड वही बने,
तो फ्रेम शिफ्ट में नहीं हो सकता, सेम सेंस किस में होगा, सब्स्टिट्यूशन। मिस सेंस में जीन में म्यूटेशन हुआ, कोड चेंज हुआ और अमीनो एसिड भी चेंज हो गया, तो प्रोटीन चेंज हो जाता है, कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा, उसको मिस सेंस में। मिस सेंस आपको सब्स्टिट्यूशन में भी मिल सकता है और फ्रेम शिफ्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या है, देखिए म्यूटेशन इन जीन चेंजेस जेनेटिक कोड एंड अमीनो एसिड ऑन पॉलीपेप्टाइड आल्सो चेंजेस, इट इज कॉल्ड मिस सेंस। मिस सेंस वाले भी खूब होते हैं म्यूटेशन, अभी डोमिनेंट रिसेसिव कुछ भी हो सकता है। एक और होता है नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, इसमें क्या है, म्यूटेशन इन जीन चेंजेस जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि अब वो एक स्टॉप कोडोन बन गया। नॉन सेंस कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन, स्टॉप कोडोन एक ही बात है। सो म्यूटेशन इन जीन changes genetic code and now the genetic code become a nonsense codon, a stop codon। तो स्टॉप कोडोन तो एक फुल स्टॉप की तरह है, पॉलीपेप्टाइड वहां आकर के बनता हुआ रुक जाएगा और आगे के हिस्से का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जिस जगह स्टॉप कोडोन बना बस वहीं आकर के चीज रुक जाएगी, उससे आगे का तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, उसके बाद का नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली। AIPMT में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि सपोज in a gene there are 999 न्यूक्लियोटाइड, 999 न्यूक्लियोटाइड हैं, 901 कोड चेंजेस। ठीक है, तो अब उसके बाद में 901 वाला न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, तो आगे के कितने अमीनो एसिड चेंज होंगे, मान लीजिए वहाँ स्टॉप कोडोन बन गया तो क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये ध्यान रखना, जिस जगह स्टॉप कोडोन बना बस उसके आगे जितने कोड हैं वो तो कोड हो जाएंगे, बस उसके बाद वाले नहीं होंगे, तो प्रोटीन इनकम्प्लीट बनता है। म्यूटेशन इन जीन चेंजेस जेनेटिक कोड एंड स्टॉप कोडोन फॉर्म्स विच रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। इससे इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन तरह की स्पेशल टाइप है, सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन। ठीक है, बाकी हमने म्यूटेशन के आपके बाकी के दोनों टाइप्स आपको ध्यान रखना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। ठीक है।